हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वैली। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपका ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन, वो भी सेक्शन 91B एंड सेक्शन 11। इस वीडियो का मेन टॉपिक ये रहेगा कि क्या करना है जब आपका सेक्शन 91B प्लस सेक्शन 11(1) दोनों का ऑब्जेक्शन एक ही एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर आ जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और हम इस चीज़ के अंदर ये भी जानेंगे कि जब आप अपनी ट्रेडमार्क की फ्रेश एप्लीकेशन को सबमिट करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि आपका सेक्शन 91B प्लस सेक्शन 11(1) कंबाइंड ऑब्जेक्शन आने के चांसेस कम हो जाएं और आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएं। जो आइए डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि ये ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन होता क्या है, बेसिकली इसके पीछे क्या रीज़न है ये जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आ जाता है। अब देखिए, जब भी आप अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को फाइल करते हैं और सबमिट करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो इंस्पेक्शन का रहता है बाय द डिपार्टमेंट, और जो पर्सन उसको इंस्पेक्ट करता है उसे बोलते हैं एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क। अब इस एग्जामिनर को अगर कुछ डाउट हुआ या कोई क्वेरी हुई तो वो अपना क्वेरी को रेस करेगा ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के थ्रू। अब जब भी इस एग्जामिनर को कोई भी क्वेरी होएगी तो वो इस क्वेरी को रेस करता है अपना एग्जामिनेशन रिपोर्ट के थ्रू, और इस क्वेरी को जो कि एग्जामिनर रेस करता है इसको बोला जाता है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। अब हम समझ सकते हैं कि जो भी क्वेरी एग्जामिनर रेस करता है उसको हम रेफर कर सकते हैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के तौर पे। अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो आप हमें दिए गए इन डिटेल्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को रीच आउट कर सकते हैं, हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। जब भी आपको ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन दिया जाता है तब आपको, मान लीजिए आपका सेक्शन 91B और सेक्शन 11(1) का ऑब्जेक्शन आ गया है, तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा आपके एग्जामिनेशन रिपोर्ट के थ्रू। अब एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रेफरेंस नंबर सबसे पहले आपकी टॉप पे दिया जाता है सेंटर लाइन के अंदर। उसके बाद ये किस डिपार्टमेंट से रेस किया गया है वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो चेन्नई डिपार्टमेंट ने रेस करी है। अब उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन किया जाता है, आपकी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन किस क्लास में फाइल करी गई थी और आपके एप्लीकेंट का नाम या उसकी कैटेगरी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई होती है। उसके बाद स्टार्टिंग में बताया जाता है पर्सन को रेफर करते हुए कि सर आपकी एप्लीकेशन के अंदर एज पर द ट्रेडमार्क रूल्स एंड एज पर द ट्रेडमार्क एक्ट कुछ ऑब्जेक्शन को रेज किया गया है, और उस ऑब्जेक्शन का आपको जो रिप्लाई है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम आपको देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया जाएगा या फिर मान लिया जाएगा कि वो अबेंडन हो गई है आपकी तरफ से। अब देखिए, इस एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर सेक्शन 91B का ऑब्जेक्शन रेज किया गया है एंड सेक्शन 11(1) का ऑब्जेक्शन रेज किया गया है। अब हम एनालाइज करेंगे कि क्या ऐसे चांसेस थे, पॉइंट्स थे या इंफॉर्मेशन थी जो हमने अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में दी थी जिसके बेस पे ये दोनों ऑब्जेक्शन एक ही एप्लीकेशन के अंदर रेस कर दी गई। अब सेक्शन 91B पढ़ता है कि ट्रेडमार्क्स विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ मार्क्स और इंडिकेशन विच में सर्व इन ट्रेड टू डेजिग्नेट द काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंडेड पर्पस, वैल्यूज, जियोग्राफिकल ओरिजिन और द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से आपके गुड्स एंड सर्विसेज आपके मार्क के साथ में रिलेट कर जाएं। और सेक्शन 11 बोलता है सेव एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12। इस चीज को हम एनालाइज कर लेंगे। सेक्शन 12 कहता है कि ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज के बेस पे रजिस्ट्रार चाहे तो आपकी इस ऑब्जेक्शन को वेव ऑफ कर सकता है दो मोर देन वन प्रोप्राइटर के केस के अंदर। अब यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी किसी अर्लियर ट्रेडमार्क के साथ में है, प्लस जो मैंडेटरी पॉइंट ये बोला गया कि इसके जो गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन या सर्विस की डिस्क्रिप्शन आप बोल लो, वो या तो एग्जैक्टली मैच कर रही है, थोड़ी बहुत सिमिलर है अर्लियर ट्रेडमार्क के साथ में। अब आते हैं हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं फर्दर। अब देखिए, अब हमें डिस्कस करना है अपने इस टॉपिक के अंदर ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 91B एंड सेक्शन 11(1). अब देखिए, 91B जो है वो पार्ट है सेक्शन 9 का, जो कि बोला जाता है एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क, और सेक्शन 11 बिलोंग करता है 11(1) बिलोंग करता है सेक्शन 11 को, जिसकी हेडिंग रहती है रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क। अब देखिए,
सेक्शन 9(1)(b) में बोला जाता है कि जो मार्क है वो कंसिस्ट करता है, मतलब अपने आप में संजो के बैठा हुआ है कुछ ऐसे मार्क्स या फिर इंडिकेशन जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स को डिफाइन करते हैं, या फिर उसकी सर्विसेज के टाइम को डिफाइन करते हैं, या ज्योग्राफिकल ओरिजिन को डिफाइन करते हैं। मतलब कि उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आपने ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपने मार्क के अंदर, भले ही वो वर्ड मार्क हो, भले ही वो डिवाइस मार्क हो, भले ही वो कलर मार्क हो, भले ही वो कलर मार्क हो, अगर किसी में भी आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आपके ट्रेडमार्क को डिफाइन कर जाए, आपके गुड्स एंड सर्विसेज को डिफाइन कर जाए, तो उसके अंदर आपका सेक्शन 9(1)(b) रेज कर दिया जाता है। अब सेक्शन 11 के अंदर क्या बोला जाता है, सेव एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 के पॉइंट्स को साइड में रखते हुए अगर ट्रेडमार्क को हम रजिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है किसी अर्लियर ट्रेडमार्क के साथ में, प्लस आपकी जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन है या सर्विस की डिस्क्रिप्शन है वो सिमिलर है किसी अर्लियर मार्क के साथ, या फिर आपका मार्क सिमिलर है किसी अर्लियर ट्रेडमार्क से, साथ में जो आपने गुड्स की डिस्क्रिप्शन दी है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है या फिर थोड़ी बहुत मैच करती है किसी अर्लियर ट्रेडमार्क से, और इन दोनों पॉइंट्स की वजह से पब्लिक के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, या फिर पब्लिक आपके मार्क को, एप्लीकेंट के मार्क को एसोसिएट कर सकती है किसी अर्लियर मार्क से और एक अनड्यू एडवांटेज ना चला जाए, इसके बेस की वजह से सेक्शन 11(1) का ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। मुझे लगता है कि अभी इस पॉइंट को थोड़ा और एनालाइज करना चाहिए। अब देखिए सेक्शन 9(1)(b), सेक्शन 9(1)(b) हेडिंग होती है एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। अब इसके अंदर क्या बोला गया कि जो ट्रेडमार्क है वो कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स को कंटेन करता है जिससे आपकी गुड्स या सर्विस के बारे में आप डिफाइन कर रहे हो और एक अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हो। तो हमने इसको बेसिकली 4 पॉइंट्स के अंदर कवर किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोला गया कि जो आपका मार्क है वो कंटेन करता है क्या, कुछ ऐसे मार्क्स मतलब एलिमेंट्स या फिर इंडिकेशंस जिसकी वजह से वो सर्व करेगा या एक्सप्रेस करेगा। मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सर्व इन ट्रेड, ये पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। सर्व करता है मतलब पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक्सप्रेस कर रहा है मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा है क्या, आपके प्रोडक्ट की काइंड को, क्वालिटी को, इंटेंडेड पर्पस को, या फिर आप बोल सकते हो ज्योग्राफिकल ओरिजिन, जैसे असम में आपकी चाय की पत्तियां मिलती हैं। टाइम ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ विंटर में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। या फिर आप देखें यहाँ पे टाइम ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मान के चलिए आप इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो और आप उसको जुलाई के अंदर देना चाहते हैं, या फिर आप टैक्स ऑडिट करते हैं तो अभी एक्सटेंडेड डेट जैसे दिसंबर तक की है, तो आप दिसंबर के अंदर कुछ अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपना मार्क ऐसा दे दिया जो कि आपके पर्पस को मतलब टैक्स सर्विसेज को डिफाइन कर जाए, वो सेक्शन 9(1)(b) में। या फिर कोई भी ऐसा XYZ फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से ये सर्व इन ट्रेड में पहुंच जाए या डेजिग्नेट करना शुरू कर दे, उस केस के अंदर आपका सेक्शन 9(1)(b) ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल के अंदर फॉल कर जाती है और रजिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच पाती अगर आप इसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं देते हैं। अब देखिए ये सेक्शन 9(1)(b) का मोटिव क्या था कि इसको बनाया गया। इसमें क्या है कि आप कोई भी अनड्यू एडवांटेज या फिर पब्लिक के अंदर कंफ्यूजन ना क्रिएट कर पाए, इसके लिए इसको एब्सोल्यूट ग्राउंड के अंदर डाला गया सेक्शन 9(1)(b) को। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए सेक्शन 11 जो है उसके अंदर बोला गया है ये रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल से डील करता है। रिलेटिव मतलब रिलेटेबल, इसको किसी से मिलता जुलता मान लिया जाता है। अब इसके अंदर बेसिकली 2 बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं, एक 11(1)(a) और एक होता है आपका 11(1)(b). 11(1)(a) बोलता है कि आपका मार्क आइडेंटिकल है, साथ में आपको इन दोनों पॉइंट्स अगर वहां पे अप्लाई कर जाते हैं तो ही 11(1)(a) एक्टिव हो जाता है। पहला पॉइंट क्या है, आपका मार्क आइडेंटिकल है मतलब एग्जैक्ट मैच करता है। सेकंड पॉइंट, अगर ये नहीं है तो आप पे 11(1) नहीं लगेगा, अगर ये है तो ही 11(1)(a) या 11(1)(b) लगेगा। इन दोनों में 1 और 2 पॉइंट्स के अंदर में दोनों पॉइंट्स एंड के साथ में अगर अवेलेबल हैं तो ही सेक्शन 11 अट्रैक्ट होता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ही सेक्शन 11(1) अट्रैक्ट होता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। सो हम पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला जाता है 11(1)(a) के अंदर कि आपका जो मार्क है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है एक अर्लियर ट्रेडमार्क से, साथ में आपने जो गुड्स कवर करे हैं अपने मार्क्स में या सर्विस कवर करी है अपने मार्क के अंदर वो सिमिलर हैं किसी अर्लियर ट्रेडमार्क से, जो कि आपके एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर दिया जाता है एज साइटेड मार्क के तौर पे। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट 11(1)(b) का। इसमें बोला जाता है कि जो आपका मार्क है वो सिमिलर है
अर्लियर मार्क के साथ में जो आपकी गुड्स की या सर्विस की डिस्क्रिप्शन है वो या तो एग्जैक्टली मैच कर रही है या फिर सिमिलर है। अगर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट 1 और 2 में से कोई भी पॉइंट आप कवर कर लेते हो तो आप 11(1) के अंदर फॉल कर जाते हैं। ऑर्डर रिसीव करने के तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप अवॉइड कर पाएंगे अपना ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 9(1)(b एंड 11(1) कंबाइंड। सो आइए डिस्कस करते हैं। आपको फॉलोइंग स्टेप्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपको जनरल, उसके बाद आप हमेशा अपने इन्वेंटेड वर्ड्स को यूज करें रादर देन यूजिंग अ डिक्शनरी मीनिंग वर्ड्स, क्योंकि उससे आप उसकी काइंड क्वालिटी के बारे में डिफाइन करना पाएंगे। आप इनोवेटिव होना चाहेंगे बट ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। अब आप देखिए, कभी भी ऐसे यूज आप वर्ड्स को इस्तेमाल ना करें जो कि आपके ट्रेडमार्क को डिस्क्राइब करना शुरू कर दें उसकी बेसलाइन या टैगलाइन के तौर पे। उसके बाद कभी भी आप मैस्कॉट्स या कैरेक्टर को यूज ना करें जिनकी परमिशन आपके पास ना हो। उसके बाद आप हमेशा कोई भी ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले पब्लिक सर्च, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रेडमार्क की, वहां पे जा करके अपने ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग प्रॉपर सर्च कर लें, क्योंकि उसे आप अपने सेक्शन 11 के चांसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। और हमेशा कभी भी पब्लिक सर्च पे सोली रिलाय मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आता है। वहां पे ये कभी भी नहीं लिखा आता कि दिस मार्क इज अवेलेबल टू बी रजिस्टर्ड या फॉर रजिस्ट्रेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन आ ही चुका है सेक्शन 9(1)(b एंड सेक्शन 11(1) पे। सो आइए देखते हैं किन पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए अपने रिप्लाई को ड्राफ्ट करते वक्त, जिसकी वजह से आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन जो रेज किया गया है उसको वेव ऑफ कर दे डिपार्टमेंट और आपको एक्सेप्टेंस का ऑर्डर मिल जाए या उसके चांसेस हाई हो जाए। सो आइए डिस्कस करते हैं। आप जब भी ट्रेडमार्क का रिप्लाई सबमिट करते हैं तो आपका जो रिप्लाई है वो फोकस करना चाहिए आपके ट्रेडमार्क के ऊपर और किसी भी पॉइंट को डिफाइन ज़्यादा ना करें। अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में जो आपने ट्रेडमार्क सबमिट किया है आपको उसके रिगार्डिंग ही सारी पॉइंट्स को ड्राफ्ट करना होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको ये देखना होता है कि जो आपके साइटेड मार्क हैं या साइटेड मार्क्स हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, उनकी डिटेल्स को आपको गैदर करना है ताकि आप उनको अपने साथ मैच करके अपने डिसिमिलैरिटी के पॉइंट्स को रेज कर पाएं। अब देखिए, जैसे ही आप डिफरेंट पॉइंट को रेज आउट कर लेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप प्रूव कर पाओगे कि जो आपका मार्क है वो नॉट सर्विंग इन ट्रेड है, मतलब कि अपने आप को 9(1)(b के अंदर फॉल नहीं कर रहा और 9(1)(b के अंदर जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। प्लस जो मार्क है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंडिकेट नहीं कर रहा, साथ में वो साइटेड मार्क से भी एकदम डिसिमिलर है। उसके बाद the mark is not identical with the cited marks या mark in the examination report। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिप्लाई प्रॉपरली ड्राफ्टेड होना चाहिए जिससे कि वो डाउट्स क्लियर कर सके एग्जामिनर के। साथ में आपको जो अपना रिप्लाई है वो विद इन टाइम लिमिट फाइल करना होता है जिससे कि आपकी एप्लीकेशन अबेंडन ना हो सके। अगर आपको कोई क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि है 9971687949। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285813764 पे। आप हमारी वेबसाइट को भी जाके चेक कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी official@legalvalley.in पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।